मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में विद्वान जन, हम लोगों के सब भाई और बहनें तथा मीडिया के भी साथी, प्रोफेसर एस.पी. अहिरवार जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि विवेक पांडे जी जो हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने ये कार्यक्रम जो रखा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के बीच में आकर के और कुछ बातें आपसे अपनी रख सकूं। बहुत बड़ी लिस्ट है और जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने सम्मान किया, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, भाइयों, आज प्रदेश का जो हाल है वो देश का भी हाल है और प्रदेश का हाल देश से भी बुरा हो गया है। उत्तर प्रदेश का हाल जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और जिस तरह से एक दहशत का माहौल फैलाया गया है कि लोगों को पकड़ो, गोली से मार दो, जो भी आवाज ऊंची करने की कोशिश करे उसका घर ढहा दो, बुलडोजर चला दो, अगर सही बात बोल रहा है तो उसको जेल में भेज दो। ये इस तरह का माहौल इसके पहले इमरजेंसी में आया था, जो आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लेकिन इमरजेंसी की या घोषित इमरजेंसी जो इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी। और इस समय खास तौर से चुन चुन कर दलित समाज, ब्राह्मण समाज, इनको सबसे ज्यादा निशाने पर रखा गया है। ब्राह्मण समाज को इसलिए क्योंकि वो मुखर होकर के और इनका विरोध करने का काम करते हैं, वो सही को सही बताने का काम करते हैं, वो जनता में जाकर के जो उनका काम होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसको करने का जब काम करते हैं कि लोगों को इनका असली चेहरा दिखाने के लिए जैसे ही इनका मुखौटा उतारा जाता है ये बौखला जाते हैं, क्योंकि मुखौटा तो कुछ और पहन रखा है। मुखौटा तो धर्माधिकारी का पहन रखा है कि हम बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, और उसके अंदर क्या है, अधर्म जो है वो भरा हुआ है। किस तरीके से आज आम जनता करवा रही है, खास तौर से गरीब, चाहे वो दलित हो, चाहे वो और कोई हो, मजदूर हो, जो किसान हो, जो भी हो, उनके लिए इनकी कोई जगह नहीं। इस सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं। किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार इन लोगों ने किए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि एक दलित की बेटी जो हम सबकी बेटी थी, उसको हाथरस में किस तरीके से उसके साथ में बलात्कार होता है, और वहां के दबंगे जो दबंग लोग थे, जो जिनका इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में वर्चस्व चल रहा है, उनमें से लोग क्योंकि शामिल थे, पूरा शासन प्रशासन उनको बचाने में लग गया कि किसी तरीके से उनको बचा लो और उसके लिए जिस हद को पार करना हो पर पार कर लो। सबने देखा कि किस तरीके से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वो क्या करते हैं, उसका शरीर घर वाले मांग रहे थे। वो यही तो कह रहे थे कि हमको दे दो, इसका अंतिम संस्कार कर लें, लेकिन नहीं, ये भी करने नहीं देंगे।
अंतिम संस्कार का भी हक छीनने का काम किया इन्होंने। उस दलित की बेटी की मां चीखती रही, चिल्लाती रही, मीडिया वाले पूरे देश के वहां पहुंच गए थे, उन्होंने भी इस आवाज को उठाने का काम किया, लेकिन उनको भी 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाने का काम, लाठियों से भांजते हुए उनको भी हटाने का काम किया। घर वालों को जिंगले के पीछे बंद कर दिया, सिक्के के पीछे बंद कर दिया, और बंद करके उसकी मां चीखती रही, चिल्लाती रही कि जो करना हो कर दो, हमको शरीर तो दिखा दो, हमको उसकी शक्ल तो दिखा दो। लेकिन नहीं, लखनऊ से बैठ करके आदेश हो रहा था जिला मजिस्ट्रेट को कि हम यहां से बैठ करके देख रहे हैं और तुम ये गलती नहीं करोगे, किसी भी हालत में शरीर उनके घर वालों को नहीं देना है और ले जाओ और इसको जलाने का काम खुद कर दो। पुलिस वालों को निर्देश हुआ और फिर आपने भी देखा कि किस तरीके से रात के 2-2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम किया। हम लोग इस शर्म से आंखें, हम लोगों का दिल टूट गया, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ, पूरा देश लज्जित हुआ इस कार से, पूरे विश्व के सामने इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, उसको उठा ले गए। किस लिए? क्योंकि वहां पर एक कानपुर में जिस घर में वो ब्याह के गई थी, वहां पर कुछ कांड हो गया, गोली का कांड हो गया। उसमें उस लड़की का क्या दोष था? वो तो एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 29 और 30 जून को उसकी शादी होती है। पहली तारीख उसका पहला दिन था और दूसरी तारीख को ये बिक्रू कांड हो गया और उसके बाद उस लड़की को उठा ले गए। पहले 7-8 दिन तक अज्ञात स्थान पर रखा, उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया किसी कुछ नहीं पता। उसके बाद उसको जेल ले गए, जेल में जाके 3 महीने रखा। फिर जब उसको मालूम पड़ा, जुवेनाइल बोर्ड ने अपना निर्णय दिया, कहा कि ये तो नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की है, तब उसको बाराबंकी भेज दिया और बाराबंकी में एक रिमांड होम में, जहां 47 लड़कियां पहले से थी, वहां पर इसको भेज दिया। 2 छोटे-छोटे कमरे, जितना बड़ी ये कमरा है इसका आधे से भी छोटे-छोटे, जैसे छोटे कमरे होते हैं, 2 छोटे कमरों में 48 लड़कियों को वहां रखा गया। भेड़ बकरी की अगर आप रखते हैं तो वो नहीं रह सकते, और 1-2 दिन नहीं, साल भर से रखा हुआ है। और वहां रखने के बाद फिर से ये निर्देश हुआ। वो बीमार हो गई थी, कोरोना में बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा कि ये मर जाएगी। उन्होंने कहा मरती है तो मरने दो, लेकिन इसको हम पैरोल नहीं होने देंगे। उसके बाद बेल आई उसकी, तो बेल के लिए भी आदेश हुआ कि किसी भी हालत में बेल नहीं होनी चाहिए उसकी, और बेल ना हो इसको लेकर के भी एक जो वहां की अधीक्षिका है, जेल अधीक्षिका, रिमांड होम की अधीक्षिका, उससे एक फर्जी रिपोर्ट लिखवाई गई और लिखवाया गया कि ये लड़की के साथ जो लड़कियां रहती हैं वो ये कह रही हैं कि अगर वो खुशी दुबे हमसे कहती कि अगर हम छूट गए तो हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, और इतने बड़े दुर्दांत अपराधी हो जाएंगे कि हम सबको ठिकाने लगाने का काम करेंगे। इसलिए उसकी बेल खारिज हो जाती है। एक महिला जो घर में काम करती थी, उसको भी उठा ले गए, उसको तो नहीं गए, उसके साथ में उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी जेल में उठा करके ले गए और उसको वहां अभी तक बंद कर रखा है। एक और महिला घर की थी, उसको भी बंद कर रखा है। इन सबके पतियों को तो गोलियों से उड़ा दिया, एनकाउंटर करके शूट आउट कर दिया। खुशी दुबे के जो पति था उसको भी मार दिया। 17.5 साल का एक लड़का था, उसको हरियाणा से उठा के ला करके और इटावा में मारने का काम किया। उन्होंने कहा इन लोगों को सबक सिखाना है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों को भी सबक सिखाना है। आज आप देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इतना भयभीत, इतना डरा हुआ कि आवाज नहीं निकाल रहा है, घबराया हुआ था, क्योंकि आतंक फैलाते हैं। अगर तुम बोलोगे तो हम बुलडोजर चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी को लेकर के हमने घोषणाएं शुरू की।
प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी हमने इसी बात के लिए शुरू करी। पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का निर्णय लिया। बहन मायावती जी के ने जो निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, हर जिले में जाओ और हर जिले में जाकर के ये प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन करो और इनको इनका असली चेहरा दिखाने का काम करो। आज हमारी सभा जो थी वाराणसी की, आज 30वां जिला था। 75 में से 30 जिले आज पूरे हो गए। कल हम लोग 2 जिले करेंगे, मिर्जापुर जा रहे हैं और उसके बाद सोनभद्र जा रहे हैं, उसके अगले दिन भी 2 जिलों में जा रहे हैं। हर दिन 2 जिले करने का काम करेंगे। आज वाराणसी में हमको मंदिर का दर्शन भी करना था, हमको और भी लोगों से मिलना था, इसलिए हमने सिर्फ एक कार्यक्रम रखा था। आप लोगों का भी कार्यक्रम था, इसलिए हमने बड़ा कार्यक्रम सिर्फ एक रखा था। लेकिन फिर जब आप लोगों की बात आई तो हमने कहा नहीं, हम इसमें जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नौजवान लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वकील हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो ऐसी सभा में तो जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सबको जो भी अध्यापक हैं, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हों, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ाने का काम करके लोगों को रास्ता में बताने का काम करते हैं, वो चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो हम लोगों के लिए सब प्रबुद्ध समाज के लोग हैं और उनको हम लोग प्रबुद्ध समाज से मानते हैं। और इसीलिए जब ये हमको बताया गया कि आप लोगों की गोष्ठी है, तो हमने कहा जरूर इसमें आएंगे। और बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से लोग अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग विभाग के लोग, अलग अलग तरह के लोग आप लोगों में से इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो बात आपने जिस तरीके से अभी हरिद्वार साहब ने सामने रखी है और जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने रखी है, उसको सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया। और आप जानते हैं कि हम जिस पार्टी में हैं, हम बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा में भी सांसद हैं। बहन मायावती जी ने हमको अपनी पार्टी से राज्यसभा में पार्टी का लीडर पिछले 17 वर्षों से बना रखा है। और बहन मायावती जी के साथ में हम जब जुड़े थे और कैसे जुड़े थे वो भी सबको मालूम है। हम तो वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे, रोजाना 70-80 मुकदमे लगते थे। हमको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम तो वकालत के पेशे में इतना उलझे हुए थे कि समय ही नहीं मिलता था किसी और चीज के बारे में सोचते। हाँ, वकीलों की राजनीति करते थे। उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के चेयरमैन हम रहे, अपने हाईकोर्ट की जो बार उसके रहे, वो सब चीजें करते रहे, लेकिन वकालत में ही थे। हमारा पूरा खानदान वकालत के पेशे में था, राजनीति से किसी कुछ लेना नहीं था। हमारे पिताजी सबको मालूम है कि वो भी वकील थे और वकील होने के बाद हाई कोर्ट के जज बने, उच्च न्यायालय के भी चीफ जस्टिस बने, गवर्नर बने, लोक आयुक्त बने। हमारे जो सीनियर थे, जो सगे पिता हमारे थे, वो भी बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। हमारे सगे बड़े भाई वो भी वकील थे, वो भी बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। हमको फिर बहन, लेकिन सभी जितनी भी विरोधी पार्टियां होती थी, चूंकि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे, वो सब आते थे, उनके सबके मुकदमे हम करते थे। जब वो शासन में किसी का शासन होता था, जब विरोध में होते थे, उनके ऊपर जो कोई भी कार्य होता था तो हमारे पास आते थे। लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी, इनका एक भी मुकदमा मेरे पास कभी नहीं आया। और जब हमारी इनसे पहले मुलाकात, और उसके बावजूद उन्होंने हमको बुलाया। सन 2002 मार्च का महीना था, आज भी मुझको याद है। हम उच्च न्यायालय लखनऊ में अपनी मुकदमों की बहस कर रहे थे। सब कई मुकदमे लगे थे, रोज कई मुकदमे रखते थे। एक अदालत से निकलो दूसरे से निकलो तीसरे में, यही काम चलता रहता था। और हमसे मिलने एक हमारे पुराने क्लाइंट भी थे और बहुत पद में भी रहे हैं, तो वो हमसे मिले। उन्होंने कहा कि आपका मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा, जब अभी लंच होगा उस समय हम आपसे बात कर लेंगे, अभी हमारी बहस करते। फिर उसके बाद लंच में वो हमको मिले, उन्होंने हमें कहा बताइए क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन मायावती जी से बात कराना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप बात करा दें। उन्होंने फोन मिला के हमारी बात कराई। बहन मायावती जी उस समय दिल्ली में थी
तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में आके मुझे आपसे बात करनी है। तो हमने कहा कि आज बृहस्पति का दिन है और कल हमारे बहुत से मुकदमे लगे, तो अगर हम कल शाम को आ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल के मुकदमे हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़रूरी बात है, आप आज ही आ जाइए और ये हम देखेंगे कि आप वापस चले जाएं। मैं दिल्ली गया उनसे मिलने, और जब मैं उनसे मिला तो मुझे यही लग रहा था कि शायद इनका भी कोई मुकदमा आ गया होगा, बहुजन समाज पार्टी का कोई केस होगा, और सभी का करते हैं तो शायद इनका भी कोई मुकदमा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं जब उनसे मिलने गया मैंने पूछा कि कोई मुकदमा आपका है, क्या है, आप बताएं। उन्होंने कहा बैठिए थोड़ी देर बात करते हैं, फिर बताएं। फिर उसके वार्ता हुई, चर्चा हुई। फिर जब मैंने पूछा कि क्या मामला है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई मुकदमा नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत केस नहीं, लेकिन हाँ अभी हमारी सरकार बनने जा रही है और मिली जुली सरकार बनेगी, और हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम आपको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत अचंभा हुआ, मुझे बहुत ही अचंभा हुआ। मैंने कहा कि आप हमको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। महाधिवक्ता तो वो पद है जो बहुत ही करीब का कोई अपना होता है, और उस वकील उसका जिससे कि आपके साथ रहा हो, वकालत आपके मुकदमे किए हो, तो उसको आदमी अपना महाधिवक्ता का पद मिलाता है, या पार्टी से जुड़ा हो। तो हमने कहा कि हमने तो आपका कोई मुकदमा नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार का मुकदमा आपने हमारे पास नहीं भेजा कि हमने किया हो, तो आप हमको क्यों महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके बारे में जानकारी कर ली है, और हमें अगर कोई बीमार हो, किसी को अच्छा डॉक्टर चाहिए, तो वो ये नहीं देखता कि कौन है हमारे साथ, उससे पहले काम किया कि नहीं किया, उसको बुलाते हैं। हमने आपको बहुत खोजने के, सब चीज़ें जानकारी लेने के बाद आपको बुलाया। तो हमने उनसे एक बात और कही, क्योंकि हमको जो जैसे आम जन सोचते थे वैसे हम भी सोचा करते थे। हमने कहा कि आपको ये पता है कि हम ब्राह्मण समाज के हैं, और तो उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के, इसका मतलब क्या, हम नहीं समझ सके। हमने कहा नहीं, हम आप कीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो सुना है और जो प्रचार और ये सब होता रहता है कि बहुजन समाज पार्टी और ब्राह्मण समाज बिल्कुल अलग अलग है, ब्राह्मण समाज के विरोध में रहती है। तो हमने कहा कि आपको पता नहीं है, किसी ने बताया कि नहीं बताया कि हम ब्राह्मण समाज से। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात का, आपकी ये बात सुन करके, कि आप ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे परिवार के, पढ़े लिखे परिवार के व्यक्ति की भी ऐसी सोच है, आप भी इस तरह के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और प्रचार प्रसार में आ गए। तो जब आप कैसे लोग आ रहे हैं तो बाकी लोग क्या सोचते होंगे, और किस तरह के प्रचार प्रसार में वो धोखा खाते होंगे। और अब तो जरूरी है कि आप हमारे साथ काम करिए और करके देखिए हमारी क्या सोच है और हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं किए। हमने कहा ठीक है। हम उसके बाद उनके साथ में महाधिवक्ता उनको बनाया, सरकार बनाई, महाधिवक्ता बनाया, और हम उनके साथ में जुड़ गए। बहुत नजदीक से काम करते हुए उनको देखने का मौका मिल गया। उन्होंने जिस तरीके से वो, हम तो समझते थे कि हम ही 18 घंटे और 20 घंटे 16 घंटे वकालत में काम करना पड़ रहा है, इतना काम करते इतना करना पड़ रहा है। जब वहां देखा हमने तो कहा 24 घंटे में तो ये तो 22 घंटे काम करती है, ये कब सोती है, कब जाती है, पता ही नहीं लगता। ये तो दिन भर इनका खाली काम ही कार्य चलता है। और सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से काम करती थी वो सबके बारे में सोचने का काम, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन अगर गरीब है और शोषित है और उसको दबा के रखा गया है, तो उसके लिए वो दिन रात अपना उनका जागरण होता था कि कैसे इनको उठाया जाए, कैसे इनको सही रास्ते पे लाया जाए, इनको भी सम्मानजनक जिंदगी कैसे दी जाए, इसके बारे में उनकी सोच थी। और ये भी सही है कि जब जैसे दलित समाज के हमारे भाई बहन थे, तो वो उनकी क्या स्थिति बना रखी ये प्रदेश में, कैसी स्थिति में रखा था, ये किसी से छुपा तो है नहीं। सब लोगों को मालूम है कि हर जो सरकार आती थी
जो ने पार्टी आए पावर में वो उनके बारे में तो सोचने का कार्य करेंगे नहीं। बहन मायावती जी ने पक्का वो सबके बारे में सोचती थी, सब समाज के बारे में सोचती थी। लेकिन अगर वो एक जैसे परिवार में, एक घर में 4 बच्चे हो किसी के, और एक ही माँ के 4 बच्चे जन्मे हो, तो 4 बच्चों में एक बहुत मजबूत है, एक कम मजबूत है, एक थोड़ा और कमजोर है और एक बहुत कमजोर है, तो क्या करेगी माँ? वो किसको सबसे पहले देखेगी? तो जो सबसे कमजोर है उसको देखेगी। इसलिए नहीं कि बाकी 3 उसके अपने नहीं है, इसलिए कि इसको भी हम इतना मजबूत कर दें, इतना बड़ा कर दें, जिससे कि बाकी भाइयों की तरह ये भी मान सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर सकें। और इस सोच के साथ में वो अपनी नीति बनाती है, और उन्होंने सबके लिए नीति बनाई, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने गरीबों के लिए फिर जात धर्म नहीं देखी। गरीबों के लिए जब उन्होंने मानकर काशीराम जी के नाम से मकान बनाने का व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि हमें इनको पक्के मकान देने जो झोपड़ियों में रहते हैं। उन्होंने कहा औरों की तरह हम झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, हम इनको झोपड़ी से बाहर निकालेंगे। बाकी पार्टियों के नेता तो झोपड़ियों में जाते हैं नाटक करने के लिए, वहां पर खाना अपने घर से ले जाते हैं खाना खाने के लिए। बहन मायावती जी में यही फर्क है कि वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ी में जो रह रहा होता है उसको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और दो कमरे के पक्के मकान देने का काम करती है। जब पहला मकान बना देने के लिए हम भी उनके साथ में गए थे, उन्होंने कहा हम खुद देखेंगे करके किस तरह का मकान बनाया जा रहा है। पहले ही कमरा बना था, पहला ही बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने उसको वहीं रोकने का काम कर दिया। उन्होंने कहा ये झोपड़ी से निकलने का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में रहेंगे, इनको इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हम बाहर निकाल रहे हैं, और एक कमरे का नहीं 2 कमरे के मकान होने चाहिए। उन्होंने 2 कमरे के मकान बनाने का काम किया और उन्होंने मुफ्त देने का काम किया। इस तरह से नहीं जैसे आज बोल पीटते हैं कि हम मकान दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं, पैसा लाओ इतना और फिर इतना देंगे। बहन मायावती जी ने 20 लाख से ज्यादा पक्के मकान 2 कमरे के उन्होंने देने का काम अपने कार्यकाल में किया। उन्होंने अम्बेडकर गांव, उनके सारे अम्बेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। इस तरह से नहीं कि ईटा बिछा दिया ऊपर फिर टूट गए। सीसी रोड होनी चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए, सारी चीजें करके उन्होंने पूरा समग्र विकास करने का काम किया। वो गरीबों के बारे में सोचती थी। उन्होंने 28,000 स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए। उन्होंने जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और अच्छे स्कूल बना करके उन्होंने दिया। अंग्रेजी जो थी वो 6ठे दर्जे में पढ़ाई जाती थी। आते ही उन्होंने उस आदेश को निरस्त करके और कहा जितने ये सरकारी स्कूल हैं वहां पर गरीबों को भी अंग्रेजी प्राइमरी से पढ़ाने का काम होगा, जिससे वो भी स्कूल के साथ में सफल होने का काम। उन्होंने 5,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए। प्राइमरी स्कूल को 28,000 बनाए। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल 5,000 बनाने का काम किया, नए स्कूलों को बनाने का काम किया। 21 जिले बनाने का काम किया। जब जिला बनता है तो समग्र विकास होता है, और पूरा विकास करके देने का काम किया। और कितने यूनिवर्सिटी बना दी, 7 यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज बनाए, पूरा विकास, हर क्षेत्र में विकास, जिससे कि सभी को, किसानों का जो 5-5 साल से रुपया पड़ा हुआ नहीं मिल रहा था, उस कर्ज को उन्होंने उनका पैसा दिलाने का काम किया। और जो अपर कास्ट की नौकरियों में एक रोक लगा रखी थी पिछली सरकार ने, उन्होंने आते ही उस अपर कास्ट की जो नौकरियां थी उसमें रोक हटाने का काम किया, और जितनी भी बैकलॉग थी उसको बढ़वाने का काम किया, चाहे वो अपर कास्ट वाली हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की हो, उन्होंने उसको बढ़वा। और 1-2 नहीं, 23.5 लाख नई नौकरियां सृजन करके और उन्होंने बहन मायावती जी ने इस प्रदेश में देने का काम किया। आज की तरह नहीं कि सब ठेके में काम दे दो, सब चुनिंदा जो बिजनेसमैन है उनको ठेके में सब चीज दे दो, वो ठेके में जिसको नौकरी रखना चाहेंगे रखेंगे। आज के रोज बचा क्या है? रिजर्वेशन की बात तो खत्म ही कर दी लोग। अब रिजर्वेशन कहाँ रह गया? काहे में रिजर्वेशन देंगे आप? जब नौकरी होगी तब तो रिजर्वेशन होगा, और नौकरी होगी तो अपर क्लास को भी मिलेगी।
और रिजर्व कैटेगरी को भी मिलेगी। लेकिन अब तो ना अपर कास्ट में रिजर्व कैटेगरी नौकरी ही नहीं, नौकरी खत्म कर दी लोग। कौन से ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां नौकरी बची है? जो रिटायर हो रहे लोग उसको भरने से बंद कर दिया, वो नौकरी खत्म हो गई। जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग एम्प्लॉयड थे, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, रेलवे तक को बेचने का काम कर दिया प्राइवेट हाथों में, लाइफ इंश्योरेंस को बेच दिया, बैंक को बेच दिया। जिन बैंकों में घोटाला करके लोग बाहर चले गए, उन बैंकों को भी बेचने का काम कर दिया। बैंक में भी नौकरी नहीं मिलेगी। हवाई जहाज की कंपनी है इंडिया की, वो भी बंद, उसको भी बेचने का काम कर दिया। इन्होंने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे जहां जहां नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कॉर्पोरेशन हो, इसमें तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। वहां पर उन्होंने कह दिया कि ये ठेके में ही काम होगा। तो जब ठेके में इन सब जगहों पर काम होगा तो नौकरी कहां से आएगी? और इसीलिए तो देखा आपने, जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ नौकरियां तो हर साल जाने का काम हो रहा, मिलने का काम तो नहीं हो रहा। और जब नौजवान साथी हम लोग के कहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आपने वादा किया था, तो कहते हैं जाइए अपना रोजगार करिए। कौन सा रोजगार करिए? पकौड़े बेचिए। तो ये तो इनकी सोच है, ये इनकी समझ है, ये कि वादा कुछ करते हैं, किसानों को धोखा दे दिया। 3 ऐसे बिल ले आए जिसमें किसानों को पर थोप रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के वही उद्योगपति कहते हैं कि हमको जमीनें चाहिए, हमको ठेके में जमीन चाहिए। तो उसमें कानून में क्या लिखा? यही तो लिखा है किसान को अपनी जमीन ठेके में देनी पड़ेगी, और ठेके में देगा उसको, जो उससे उपज होगा उसका वो पैसा देंगे। 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, उसके बाद कह देंगे कि आपको बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, आपकी सूखा पड़ गया, आपकी अनाज खराब हो गया, आपने फसल ठीक से नहीं बोई, और करके वो पैसा बंद। और नतीजा क्या होगा कि उसके बाद जमीन उनकी हमेशा हमेशा के लिए जमीन उनके कब्जे में चली जाएगी और उनके पास से छूट जाएगी हमेशा की। वो मुकदमे लड़ते रहेंगे। इसीलिए वो सड़कों में 1 साल से 500 से ज्यादा किसान मर गए। क्यों? वो लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए। वो जानते हैं कि ये भी चली गई तो हमारे पास बचने वाला क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसलिए ये सरकार ऐसी है कि इसने ऐसा धर्म के नाम पे लोगों को ढोंग के नाम पे रचने का काम किया कि लोग धर्म के नाम पे इनके बहकावे में, कुछ लोग बहकावे में आ जाएं। नौकरियों के नाम पे पेट्रोल देखिए 60 रुपए से 110 रुपए पहुंच गया। आज गैस सिलेंडर 200 से 1300 पहुंच गया। खाने की चीजों का हाल देखिए, तेल जो है कहते हैं पकौड़ा बनाओ, तेल 100 रुपए से 250 रुपए पहुंच गया, 300 रुपए पहुंच गया। कहां से पकौड़ा बनाएगा? तो इस तरह की जो सरकार है, इसका असली चेहरा अब उत्तर प्रदेश के लोगों को के सामने लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और आप लोगों की भी। खाली हमारी नहीं, खाली बहन मायावती जी की नहीं है। इसमें सब लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो चाहे बाम सेठ के हो, चाहे प्रोफेसर हो या टीचर्स हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, वो उससे बाहर नहीं है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके गूढ़ चिंतन करिए कि कैसी राजनीति चला रही है, क्या इनका अगला कदम है। और इनको और दूसरी तरफ बहन मायावती जी की याद करिए कि किस तरह से एक भी दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अमन चैन का प्रदेश चला था, कानून द्वारा कानून का राज चला था। अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घर में बुला करके कानून अपने हाथ में लिया था, तो उन्होंने उसको जेल भिजवाने का काम किया था। कौन करता है? अपने घर से 15 दिन हुए थे सरकार बने हुए, मैं तो मौजूद था इस समय उनको बुला करके और अरेस्ट कराया गया था। तो इसलिए बहन मायावती जी ने आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया जब उनकी सरकार चल रही थी। आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की। उनके ऊपर अनेकों मुकदमे, उनको उनके परिवार को घेरने की कोशिश की। एक दो नहीं,
110 मुकदमे तो मैंने लड़े उनकी तरफ से इन मामलों में, और जिसमें कि उनको फंसाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले की हमारे पर कृपा थी, माता पिता का भी आशीर्वाद था कि एक भी मुकदमे में वो एक नए पैसे के लिए भी उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रख पाया। लेकिन उन्होंने तो आप सब लोगों के लिए ये सब सहने का काम किया, और इन सब चीजों को देखते हुए जब महाधिवक्ता से हमने इस्तीफा दिया था, तो यही जवाब हमने श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों इस्तीफा दे दिया, आप तो हमारे मुकदमे भी लड़ते थे। हमने ठीक है लड़ते थे, लेकिन आपने तो हमको महाधिवक्ता कभी नहीं बनाया। हमको तो महाधिवक्ता बहन मायावती जी ने बनाया, जिनका कि हमने एक भी मुकदमा नहीं किया। तो अब हम आपके साथ रहेंगे या औरों के साथ रहेंगे, या बहन मायावती जी के साथ में रहेंगे, जिन्होंने हमको मान सम्मान दिया और हमको इतना मान सम्मान दिया है, उनके साथ तो इस जीवन में हम उनको नहीं छोड़ सकते। लोग होंगे जो आते हैं जाते हैं, लोग हैं कि आज यहाँ फायदा है तो उधर निकल लो, कल वहाँ फायदा है तो वहाँ निकल लो, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा उनमें से नहीं, उस परिवार में से नहीं है। हमारे अंदर वो संस्कार नहीं डाले गए कि इस तरह से हम किसी को, जिसने हमारे साथ जो खड़ा रहा हो, जिसने हमें मान सम्मान दिया हो, और हम उनको छोड़ करके और धोखा दे करके उनके साथ चले जाएं जो उनको घेरने की कोशिश करने वाले थे। इसलिए हम उनके साथ में और रहेंगे। और आज हम लोग इस अभियान में चले, उसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगले 2022 में हम लोग फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और इस प्रदेश की जो ये समस्याएं उसको दूर कराने का काम करें। और इसी उद्देश्य से हम निकले, इसी के साथ आपके साथ भी आए। आपके साथ आपसे हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। आप लोग शाम के समय अपने अपने कार्य को छोड़ करके आए थे, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैंने सोचा जब आए हैं आपके बीच में तो ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।